सो हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। एक्चुअली हम यूपीएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं। ये सबको पता है कि फाउंडेशन के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब एनसीईआरटी में हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं कर सकते कि हमने इतना टाइम वेस्ट किया, तो हमें क्या उसका एक समरी निकालना पड़ता है, क्योंकि उसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वही हमारे काम की होती हैं। तो इसीलिए मैंने इसमें जितना भी ये अंडरस्टैंडिंग जैसे डाइवर्सिटी है, चैप्टर 1 है, तो मैंने इसका पूरा चैप्टर में क्या बताना चाहता है वो समरी में लेकर आया हूँ, ताकि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसका क्या हो, उसका टाइम बचे। ठीक है, तो जैसे पहला चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। आखिर हमें डाइवर्सिटी हमें क्यों समझना चाहिए, तो इसमें पूरा ऐसा लिखा है कि इन दिस चैप्टर हम ये समझेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी और उसके इम्पोर्टेंस आखिर है क्या, वो भी कहाँ पे, इंडियन सोसाइटी में कहाँ पे है। इसको अ, इसका हाईलाइट कैसे कर सकते हैं, जस्ट सेकेंड। इसको कैसे हाईलाइट किया गया है, जैसे कि जियोग्राफी वाइज हमारे अंदर डाइवर्सिटी है, कल्चर के रिलेटेड डाइवर्सिटी है, रिलीजन के रिलेटेड डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज के रिलेटेड डाइवर्सिटी है। ये सब क्या है, ये डाइवर्सिटी के कारण है। तो ऐसा क्यों है और ये सब इंडिया में क्यों देखने को मिलता है, इसके ये चैप्टर 1 में हमको क्लास 6 का जो चैप्टर 1 है उसमें हमको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी पहले जान लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट डाइवर्सिटी रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेस। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी रेफर क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेस। जैसे कि हम ऐसे में एक रफ में बना देता हूँ कि हमारा इंडिया है, समझिए। तो यहाँ पे जो ऊपर के टॉप पे होगा और जो नीचे के टॉप पे क्या प्लेस अलग है। अगर प्लेस अलग है तो क्या होगा, डाइवर्सिटी भी अलग अलग होगी। वहाँ के क्या, वहाँ के जो कल्चर होगा वो भी अलग होगा, वहाँ का क्या लैंग्वेज होगा वो भी अलग होगा, कभी कभी लुक भी अलग होता है। तो ये सब क्या है, तो मतलब प्लेस टू प्लेस क्या हो रहा है, डाइवर्सिटी चेंज हो रहा है। इस डेफिनेशन ऑफ यही है। अब एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिटी देखते हैं। एक होता है जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या कहता है कि जैसे डिफरेंट लैंडस्केप होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हुआ, प्लेन्स हुए, डेजर्ट्स हुए, कोस्टल रीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग भी डाइवर्सिटी मानी जाती है। माउंटेन पे रहने वाले लोग अलग होंगे, प्लेन्स पे रहने वाले लोग अलग होंगे, डेजर्ट्स का रहन सहन अलग होगा, कोस्टल रीजन वालों का अलग अलग होगा। फिर होता है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब बहुत टाइप के फेस्टिवल्स होंगे, क्लोथिंग उनके स्टाइल्स अलग होगी, फूड हैबिट्स का भी, ये भी हम ये तुम जानते हैं इंडिया में, जैसे कि वेस्ट में जाए तो वेस्ट में क्या, जैसे गुजरात में क्या है, गरबा होता है। चाहे वहाँ के जो लोकल पब्लिक होती है उनके ड्रेस क्या होता है, अलग होते हैं। साउथ इंडियन में जाए, साउथ इंडियन में अलग ड्रेस स्टाइल होगा। नॉर्थ इंडियन में जाए तो नॉर्थ इंडिया में अलग ड्रेस स्टाइल होगा। अ, अपना ईस्ट में जाए तो ईस्ट में अलग होता है। तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी मानी जाती है। फिर होता है लैंग्वेज डाइवर्सिटी। मल्टीपल लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे कि पूरे इंडिया में मल्टीपल लैंग्वेज बोले जाते हैं, तो लैंग्वेज के थ्रू भी डाइवर्सिटीज होती है। फिर होता है रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस मतलब कोई इस्लाम का होगा, कोई क्रिश्चियनिटी का होगा, कोई सिखिज्म का होगा, कोई हिंदुइज्म का होगा। तो अलग अलग रिलीजन के अलग अलग डाइवर्सिटीज होती हैं, लेकिन इसी डाइवर्सिटी को हम अपना आइडेंटिटी मान लें, तब जाके डेंजरस हो जाता है। क्यों, क्योंकि जब हम अपने इसको अपना आइडेंटिटी मान लेते हैं तो क्या होता है, अब एक इमेज, एक रिस्पेक्ट होने का डर ये हो जाता है। मतलब एक जैसे ग्रुप होता है ना अपना फियर, इसीलिए इन सब चीजों को लेकर, डाइवर्सिटीज को लेकर क्या होता है, एक डर पैदा रहता है लोगों के अंदर। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डिस्पाइट कि डिफरेंट पीपल अलग अलग जगह से आते हैं, उनके अलग अलग नेशनल इवेंट्स होते हैं, वो अपने कॉमन वैल्यूज और ट्रेडिशन को शेयर करते हैं। अब देखिए, ये होना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। अगर ये डाइवर्सिटी में यूनिटी अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एक देश जिसमें डाइवर्सिटी अलग होता है वो कई टुकड़ों में बट जाएगा। और ये इस पे किसी भी बाहर के कंट्री
का अटैक करके इस पे कब्जा करना आसान होता है। ऑलरेडी हमने 200 साल पहले ये भुगत चुके हैं, तो अब हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हमारे भले डाइवर्सिटीज अलग हो लेकिन उसके अंदर यूनिटी हो, हम अपने कॉमन वैल्यूज जो है हमारे वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, ट्रेडिशन में जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो ये था चैप्टर 1 क्लास 6 का। अब हम क्लास 6 के ही चैप्टर 2 की बात करेंगे। चैप्टर 1 में हमने जान लिया कि डाइवर्सिटी क्या होती है, कैसे 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 टाइप पे होती है। एक बार फिर से लिख लेते हैं कि डाइवर्सिटी लैंग्वेज वाइज होती है, और कल्चरल वाइज होती है, जियोग्राफिकल वाइज होती है, रिलीजियस वाइज होती है, लिंग्विस्टिक वाइज होती है। इन सब के वाइज डाइवर्सिटीज होती है। अब चैप्टर 2 डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है? इस चैप्टर ये जो है चैप्टर एक्सप्लोर करेगा कि हाउ डाइवर्सिटी कैन सम टाइम लीड टू prejudice, stereotype, discrimination. ये एक्सप्लेन करेगा कि हाउ पीपल कैन बी ट्रीटेड अनफेयरली बेस्ड ऑन देयर आइडेंटिटी और नीड टू प्रमोट इक्वलिटी एंड फाइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जैसे कि पहले हमने जान लिया कि डाइवर्सिटी होती क्या है, इसमें जानेंगे कि कभी कभी डाइवर्सिटी कैसे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती है, क्योंकि लोग कुछ अपने पहले से मत बना लेते हैं किसी भी चीज को लेकर, और वो क्या करता है, वो कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को अनफेयरली ट्रीट करता है, ये तो इस यहाँ का है, ये तो यहाँ का, इसको छोड़ो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसको क्या करना है, इसको खत्म करने के लिए क्या करना है हमको, हमें इक्वलिटी को प्रमोट करना है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करना है। ये इस चैप्टर के अंदर सिखाया जाता है। मतलब जिस समय हम, शायद आप लोग भी क्लास 6 में थे उस समय, चैप्टर 2 में इतना मतलब क्लास 6 में ऐसी ऐसी बातें सिखाई जा रही थी और हमने उस समय ध्यान नहीं दिया था, अब देना पड़ रहा है। लेकिन कितनी गहरी बातें हैं उसी समय से हमें सिखाना शुरू कर दिया जाता है। अब प्रीजुडिस, प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है, प्री कंसीव्ड ओपिनियन और एटीट्यूड अबाउट अ पर्सन और अ ग्रुप। मतलब पहले से ही जजमेंट बना लेना कि भाई ये आदमी ऐसा दिख रहा है तो ये इसका एक्शन, इसका कल्चर, इसकी वैल्यू, बस यही होगी पहले से, बिना उसको उससे बात की उसके बारे में जानना, वो उसकी तरफ जान लेना। स्टेरियोटाइप क्या होता है? स्टेरियोटाइप होता है जनरलाइज एंड फिक्स्ड आइडियाज अबाउट अ पर्टिकुलर ग्रुप और पीपल। इसमें तो भाई ओपिनियन बना रहा है अपने डेटा के, मतलब जो भी उसके दिमाग में पहले घूम रहा है, लेकिन स्टेरियोटाइप में फिक्स्ड है भाई। फिक्स्ड मतलब मेरा जो ग्रुप है वही ग्रेट है, बाकी और कोई ग्रुप जो है, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, कल्चर का हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा ही जो ग्रुप है वही श्रेष्ठ है। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि अनफेयर ट्रीटमेंट। अनफेयर ट्रीटमेंट किसका, किस बेसिस पे कर रहे हैं? कास्ट के बेसिस पे करते हैं लोग, रिलीजन के बेसिस पे करते हैं, जेंडर के बेसिस पे करते हैं, और इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे करते हैं। तो ये होता है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेद भाव करना, ये होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं तो क्या उसका कुछ इम्पेक्ट होता है, मतलब कुछ असर भी होता है, ये जानना। जी हाँ, इम्पैक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि ये लीड टू सोशल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस। मतलब समाज में क्या करे, किसी को छोटा कर देगा, किसी को बड़ा कर देगा। अ, अब छोटे वाले जो ग्रुप होंगे उनको इनजस्टिस, मतलब उनको न्याय नहीं मिलेगा, बाहर वाला इन पे अत्याचार करेगा, तो जो एक न्याय की प्रक्रिया से गलत चीज होती है, ये एक गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सोशल इनइक्वालिटी और इनजस्टिस क्रिएट होने लगता है। कैसे ओवरकम कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन को? एजुकेशन, एजुकेशन लाएंगे, अवेयरनेस, लीगल मेजर्स जो प्रमोट करेगा इक्वालिटी को, मतलब सिखाना हर किसी को कि भाई अगर ये ग्रुप है तो ये ग्रुप को हम डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों इनसे भेदभाव कर रहे हैं, ये भी हमारे तरह ही इंसान है, बस ये अलग जगह पे रह रहे हैं, उस वहाँ पे का एनवायरनमेंट ऐसा है, वहाँ का कल्चर ऐसा है, इसलिए थोड़ा अलग दिख रहे हैं।
तो एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस फैलाना, कुछ लीगल मेजर्स भी लेना इसके रिलेटेड, ये सब क्या करता है, ये प्रमोट करेगा इक्वालिटी को। तो यही था चैप्टर 2 में, डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन। अब चैप्टर 3 की बारी। देखिए, हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं एक चैप्टर का रिलेटेड एक वीडियो बनाऊं, फिर दूसरे चैप्टर के रिलेटेड दूसरा वीडियो बनाऊं, नहीं। हम यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हैं। हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, फास्ट कंसेप्ट करने वाला होना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है कि भाई एक ही में क्लास 6 में ही सब कुछ हो, मतलब क्लास 6 के की जो बुक है एक ही वीडियो में ख़त्म हो जा रही है, तो अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो अब 2 बार में देखिए, वैसे कोई देखेगा नहीं, क्योंकि नया चैनल है तो क्या वैल्यू देना। आपकी मर्जी। मैं तो तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी 2025 की। तो मैंने सोचा कि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ वो लोगों को भी पता चले। ठीक है। अब चैप्टर 3, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। और चैप्टर 3, व्हाट इज गवर्नमेंट, सरकार आखिर होती क्या है, सरकार है क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। और क्लास 6 से ही हमें नॉलेज दिया जाता है कि आखिर सरकार क्या होती है। ये चैप्टर क्या करेगा, ये चैप्टर एक्सप्लेन करेगा गवर्नमेंट है क्या, और आखिर हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है। ये डिस्कस करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं, उनके रोल क्या होते हैं, और वो कैसे काम करते हैं। ये चैप्टर और ये भी हाईलाइट करेगा कि इम्पोर्टेंस क्या होता है सिटीजन का पार्टिसिपेशन, इसमें गवर्नमेंट के काम में क्या इम्पोर्टेंस होता है। चलिए पहले डेफिनेशन जान लेते हैं कि गवर्नमेंट होती क्या है। ये मैंने बहुत शॉर्ट समरी, एक एक चीज वहां से जो जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, क्योंकि यूपीएससी का जब हम मेंस लिखने जाएंगे तो उस समय यही सब जो चीजें हैं ना, यही टर्मिनोलॉजी, यही हमें हेल्प करेंगी, ये काफी हेल्प करने वाली है। चलिए कोई नहीं। डेफिनेशन ऑफ अ गवर्नमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, जो डिसीजन बनाता है और उस डिसीजन को लॉ के थ्रू सोसाइटी में लागू करवाता है। मतलब एक एग्जांपल, ये एक, मतलब मैं एक समझ लेता हूँ, ये एक गांव है। ठीक है। अब इस गांव में क्या हो रहा है, जैसे कि हम्म, पानी की समस्या है, वाटर की समस्या है। अब पानी की समस्या है तो उसको कैसे करेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रूल बनाएगी। रूल क्या है कि बोला जहाँ जहाँ पानी वेस्ट हो रहा है वहाँ वेस्ट ना हो, कुछ डैम बने, डैम को लोग क्लीन रखे। तो ये क्या रूल बना दिया कि ऐसा होना चाहिए। इस रूल को बना देना काम नहीं होता है, इसको एनफोर्स यानी लागू करवाना भी जरूरी होता है। तो एनफोर्स कैसे करेगी, एनफोर्स करेगी लॉ बनाकर, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। अगर कोई इस लॉ को तोड़ेगा तो गवर्नमेंट उसको क्या कर सकती है, गवर्नमेंट उसको पनिशमेंट दे सकती है। तो ये होता है गवर्नमेंट का काम। अब फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट, आखिर गवर्नमेंट का, ये तो डेफिनेशन था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसीजन बनाता है और उसको उस डिसीजन को लागू करवाता है सोसाइटी में। ये तो एक डेफिनेशन है। अब फंक्शन देखते हैं। तो जैसे पहला फंक्शन है कि लॉ मेकिंग, कानून को बनाना, क्रिएटिंग अ लॉ टू मेंटेन ऑर्डर और जस्टिस, किसी भी ऑर्डर जो मतलब कि जो जस्टिस में जो ऑर्डर दिया गया हो, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, तो इन दोनों को क्या, इनको मेंटेन करने रखना पड़ता है। तो उसके लिए लॉ बनाना, प्रोटेक्शन, ensuring the safety and security of a citizen, मतलब गवर्नमेंट का काम है कि जो उनकी प्रजा है उनको क्या, उनको सेफ्टी मिले, उनको सिक्योरिटी मिले। प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सर्विसेज कैसे, जैसे पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीनों इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे गवर्नमेंट, एजुकेशन के रिलेटेड, हेल्थ केयर के रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड क्या करती है, ऑलवेज सर्विस प्रोवाइड करवाती है। अब टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो पहले टाइप का गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी, मतलब
ये लोगों के द्वारा चुनी जाती है। और मतलब क्या होता है कि कोई भी एक लीडर है, वो ऐसे ही नहीं बन गया अपने बल पे। उनको बहुत से लोगों ने क्या किया है, चुना है कि भाई ये हमारे लीडर होंगे, ये हमारे लिए काम करेंगे। तो डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, लोग चुनते हैं गवर्नमेंट को। ठीक है। अब एक होता है मोनार्की। मोनार्की क्या करता है, मोनार्की ये काम करता है, गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। यहाँ पे एक किंग या फिर क्वीन हो जाएगा। इसको लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया है, ये अपने आप पहले से इसका दादा परदादा का चला आ रहा है। अब इसका सन बनेगा, फिर सन का सन बनेगा, मतलब ये एक हायरार्की के थ्रू चलता ही जाएगा। ये होता है मोनार्की। एक होता है डिक्टेटरशिप। गवर्नमेंट बाय सिंगल लीडर विथ एब्सोल्यूट पावर। मतलब एक इंसान आया, कोई ताकतवर गुंडा जैसा, उसने कहा कि भाई मैं अपने पावर से ये पूरा का पूरा एरिया कवर करूंगा, और इसमें मेरे पास ही सब कुछ पावर होगा। जैसे जस्टिस का पावर मेरे पास ही होगा, लॉ मेकिंग का पावर मेरे पास ही होगा, लॉ एनफोर्समेंट का भी पावर मेरे पास ही होगा। सारा पावर एक लीडर के हाथ में होता है, उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। तो ये होती है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब लोकल लेवल गवर्नमेंट। ये क्या करती है, ये लोकल अफेयर्स मैनेज करती है। अब इसमें कौन से आएंगे, जैसे पंचायत हुआ, पंचायत, सरपंच, अ, प्रधान, ये सब जो होते हैं ये लोकल लेवल पे होते हैं। म्यूनिसिपालिटीज, ये सब क्या लोकल लेवल पे होते हैं। तो जो जैसे गाँवों के, विलेजेस की जो प्रॉब्लम होती हैं या फिर सिटीज की जो प्रॉब्लम होती है, वो ये लोकल गवर्नमेंट अपने लेवल पे इसको सॉल्व कर लेती है। फिर बात आती है स्टेट लेवल गवर्नमेंट की। स्टेट लेवल मतलब अब बहुत सारे सिटी से क्या बनेगा, एक स्टेट, एक स्टेट बनेगा। अब ये स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट वाइज पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, वहाँ के एजुकेशन सर्विसेज देखना, वहाँ का बहुत सारे रूल्स को देखना, वहाँ के जस्टिस को देखना। ये सब स्टेट लेवल गवर्नमेंट के अंडर का काम है। वाटर प्रॉब्लम, जितने भी इश्यूज होते हैं वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट पे होता है। और एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बहुत सारे स्टेट से एक, जो सेंटर कंट्रोल करता है उसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये एक्सटर्नल अफेयर और इंटरनल अफेयर दोनों को मैनेज करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सिटीजनशिप का पार्टिसिपेशन क्या होता है, essential for a functioning democracy, though voting, protesting and staying informed। मतलब एक सिटीजन का पार्टिसिपेशन क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी सही से काम करे, डेमोक्रेसी सही से काम करे, इसीलिए वोटिंग करना जरूरी है। वोटिंग, प्रोटेस्टिंग भी करना जरूरी होता है। कुछ अगर गवर्नमेंट गलत कर रही होती है तो प्रोटेस्टिंग भी करना जरूरी होता है। और स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो हमने सिलेक्ट किया है वो क्या काम कर रही है, वो भी जानना जरूरी होता है। तो ये था चैप्टर 3, जिसमें हमने गवर्नमेंट के बारे में जाना। अब चैप्टर 4 का हम कल से स्टार्ट करेंगे कि एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है। यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू।